अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल क्लास कनेक्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13.1 व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी नियर एब्सोल्यूट जीरो। Students, we know the formula for average kinetic energy which is given by 3/2 kBT. kB यहाँ कांस्टेंट है जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और अगर टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी लो होगी। अब यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर दिया गया है, नियर एब्सोल्यूट जीरो, यानी ये एग्जैक्टली जीरो केल्विन नहीं है, जीरो केल्विन के आसपास है। तो अगर हम जीरो केल्विन एज्यूम कर भी लें थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो आपको पता है जीरो केल्विन इज नॉट पॉसिबल। तो एब्सोल्यूट जीरो यानी जीरो केल्विन जब यहाँ पे पुट किया जाएगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगी। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जीरो हो जाएगी, आपको ये कहना चाहिए नियर द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन टेम्परेचर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम होगी, इतनी कम होगी कि अप्रोचेस टू जीरो होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा, आपको आंसर्स दे दिए मैंने, यही आंसर्स आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम 2 मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 13.2 What is average kinetic energy of oxygen and nitrogen molecules in a room at room temperature? तो हमसे पूछा गया है कि एक रूम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मौजूद है। अब रूम टेम्परेचर पे इन दोनों गैसेस की हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिसका ये फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। तो इस बेस पर मैं फिर ये कह सकता हूं एक रूम में चाहे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या कोई और भी गैस मौजूद है, उन तमाम गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्योंकि रूम टेम्परेचर सेम है। रूम टेम्परेचर यूजुअली 25 डिग्री सी लिया जाता है जो कि केल्विन में होता है 298 केल्विन। यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं 300 केल्विन, हमने सपोज कर लिया रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो अब ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी और वो कितनी होगी एग्जैक्टली उसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला में टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन पुट कर दीजिए और केबी आप जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जवाब आया 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल per molecule. Therefore, both oxygen and nitrogen molecules in a room have the same average kinetic energy, which is 6.21 into 10⁻⁻21 joule per molecule. Next question is 13.3. Consider a gas enclosed in a sealed container. By what factor does the gas temperature change if the volume and pressure are both doubled? पहले पार्ट में उसने वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को डबल किया है और दूसरे पार्ट में उसने वॉल्यूम को हाफ किया है और प्रेशर को ट्रिपल किया है यानी 3 टाइम्स किया है। तो आप जानते हैं ये जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये जो 3 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं इनको रिलेट करती है जनरल गैस इक्वेशन, जिसे हम जनरल गैस लॉ या आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं, विच इज गिवन बाय PV = nRT। ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला की मदद से अगर मैं टेम्परेचर निकालूं स्टूडेंट्स तो वो क्या बनेगा? दैट टेम्परेचर वुड बी PV/nR। R यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट है जिसे हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं और N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। अब किसी भी सील्ड कंटेनर में अब नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होंगे, यानी हम कह सकते हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस या फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस टेम्परेचर of that gas is directly proportional to the product of pressure and volume। ये यहाँ पे लिखा गया है temperature is directly proportional to PV। अब डायरेक्ट रिलेशन में रेशो कैसे बनाते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आइए एक दफा आपको बता देता हूं। जब हम लिखते हैं y is directly proportional to x, ओके, तो इसका मतलब है
जिस ऑर्डर में लेफ्ट साइड पे y की रेशो ली जाएगी यानी y2 ओवर y1, उसी ऑर्डर में राइट साइड पे x की रेशो ली जाएगी x2 ओवर x1। और अगर इसी रिलेशन में x के साथ कोई z पैरामीटर भी होता तो इस z की भी उसी तरह आपने रेशो लेनी थी z2 ओवर z1। समझे बात स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अब टेम्परेचर की रेशो बनाऊं पीवी की शक्ल में, तो देखें हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी है, तो रेशो क्या बनेगी T2 ओवर T1 इज इक्वल टू प्रेशर की रेशो P2 ओवर P1 और वॉल्यूम की रेशो V2 ओवर V1। आई होप यू गेट इट। आपको ये समझ आ गई है इक्वेशन। वापस स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये फार्मूला मैंने यहाँ से बना लिया। अब इसके दोनों पार्ट्स में अलग-अलग सॉल्व करूंगा। पहले पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि जो प्रेशर है वो भी डबल है, वॉल्यूम भी डबल है, एंड वी नो डैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी। अब जब कोई चीज डबल होती है तो इसका मतलब होता है 2 टाइम्स। तो मैं प्रेशर की जगह भी 2 टाइम्स लिख लिया, वॉल्यूम की जगह भी 2 टाइम्स लिख लिया, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ये बन गया 4 टाइम्स। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम अगर इन दोनों को डबल किया जाएगा तो टेम्परेचर 4 गुना बढ़ेगा, 4 टाइम्स। यानी मैं ये लिख सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर T2 वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर T1। और यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख दोगे कि इन दिस केस प्रेशर और वॉल्यूम डबल होने पर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको इस इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व किया ये ज़्यादा आसान है। आइए मैं अब इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। दैट फॉर्मूला वाज T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 इंटू V2 ओवर V1। अब प्रेशर डबल हो गया था इस सवाल में, यानी जो P2 है वो P1 का डबल हो गया। वॉल्यूम भी डबल था, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो गया। अब आप देखें V1 V1 से कट गया, P1 P1 से कट गया, और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जवाब वही आया है जो हमने अभी पीछे निकाला था। T2 इज इक्वल टू 4T1, यानी टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट अब वापस आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में वॉल्यूम को हाफ किया गया है, प्रेशर को ट्रिपल किया गया है, तो इसमें भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सिंस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर चूंकि हाफ हो रहा है तो हाफ का मतलब होता है 1/2। 1 ओवर 2 को हाफ कहते हैं। तो कभी भी किसी पैरामीटर को हाफ किया जाए तो आप उसकी जगह पे 1 ओवर 2 टाइम्स लिख लें। ओके, और प्रेशर ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल का मतलब है 3 टाइम्स। अब 1/2 टाइम्स और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स। ये जो मैं क्रॉस का निशान लगा रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब टाइम्स होता है। अब 3/2 को हम कहते हैं 1.5, यानी 1.5 गुना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो मैं ये लिख सकता हूँ फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13.4 इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप तब अच्छी तरह समझ सकते हैं जब आप बॉइलिंग पॉइंट को अच्छी तरह समझते हो। तो आइए ब्लैक स्क्रीन पे आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सपोज करें मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। आपको पता है किसी भी टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स पानी की सरफेस से बाहर आ रहे होते हैं और वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगा रहे होते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, दैट इज वेपर प्रेशर। अब इन वेपर्स को बाहर आने से जो ताकत रोक रही है स्टूडेंट्स, उस ताकत का नाम है एक्सटर्नल प्रेशर, और वो इस टाइम हवा का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसको जनरली हम एक्सटर्नल प्रेशर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग जो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है उसका मतलब जरा समझें। अब हम इस बीकर में मौजूद पानी को ऐसा करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, यानी चूल्हे के ऊपर रख दिया हमने। अब कुछ देर बाद 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे जाकर हम देखते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, बबल्स बन रहे होते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। तो ये सीन क्या है, मतलब एट बॉइलिंग क्या चीज़ होती है? तो एक्चुअली जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही होती है।
यानी लो टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, हाई टेम्परेचर करते जाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर आएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा जब वेपर प्रेशर बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर को ये बैलेंस कर देगा। अब कोई नेट फोर्स नहीं बचेगी जो कि वेपर्स को रोक सकती हो। इसलिए इस टाइम वाटर की सरफेस के ऊपर पानी बुलबुले मारना शुरू कर देगा, यानी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और एक मैक्सिमम रेट से वेपर्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे और स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये समझा है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जरा सोचें, अगर मैं बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर दूं, बाहर वाला एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर दूं, तो क्या अब कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा? क्या कहते हैं? तो इसका मतलब है अगर आप पानी को रूम टेम्परेचर पे बॉयल करना चाह रहे हो तो आप एक्सटर्नल प्रेशर को इतना कम कर दो कि रूम टेम्परेचर पर ही वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस कर दे। तो उस वक्त फिर पानी रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आइए अब इसका आंसर देखते हैं स्क्रीन पे। रेलिवेंट प्रिंसिपल स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब प्रिंसिपल फिर ये हुआ कि लो एक्सटर्नल प्रेशर रखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। ये इस डायग्राम में देखें, एक बीकर में पानी मौजूद है और उसको एक कंटेनर में रखा गया है और उस कंटेनर के ऊपर वैक्यूम पंप लगा के हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से अब पानी रूम टेम्परेचर पर भी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हम पानी को बॉयल कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, इवन रूम टेम्परेचर पे, लेकिन शर्त यह है कि रूम टेम्परेचर पे आप एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम करें कि उस टाइम वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो तब वो रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला पानी बॉइलिंग तो होगा, लेकिन ये वो 100 वाला बॉइलिंग नहीं होगा, रूम टेम्परेचर वाला बॉइलिंग होगा। इस बॉइलिंग वाटर से आप नहा भी सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और स्टूडेंट्स, इसी चीज का रिवर्स प्रेशर कुकर के अंदर किया जाता है। अब प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से बढ़ के 115-120 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। अब एक पानी नॉर्मल है, ठीक है, 100 डिग्री सी पे जो बॉयल होता है। अब एक पानी प्रेशर कुकर के अंदर है जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो कौन से पानी के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी? ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर ज्यादा है। इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर जब हम कोई चीज पकाते हैं तो वो जल्दी पक जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज 13.5। एक्सप्लेन हाउ द ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर विल बिहेव। स्टूडेंट्स, हमने पानी के अंदर एक इंक का ड्रॉप डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? जहां इंक का ड्रॉप गया है वहां इंक के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंक के ड्रॉपलेट्स अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन का कॉज क्या है? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, जो कि हमारा इसी चैप्टर का पहला आर्टिकल था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस आंसर में दो की वर्ड्स हैं, एक डिफ्यूजन और दूसरा रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इंक ड्रॉपलेट जब पानी के अंदर गया तो अब देखें इंक जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो गई है रैंडम डायरेक्शन में, और थोड़ी देर बाद ये मुकम्मल एक यूनिफॉर्म कलर बना देगी पानी के अंदर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि टेम्परेचर अगर पानी का ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होगा और एज ए रिजल्ट स्टूडेंट्स फिर जो इंक डिफ्यूज होगी और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगी वो जल्दी बना देगी। और अगर ठंडा पानी होगा तो उसमें डिफ्यूजन स्लो होगी
और एज ए रिजल्ट फिर ज़्यादा टाइम के बाद ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगी। आई होप यू गेट इट। आंसर बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हो। साथ रेलिवेंट प्रिंसिपल और फार्मूला में ये ज़रूर लिखना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 3/2 kBT। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब है उनकी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी, इसका मतलब है कि उनका रैंडम मोशन बढ़ेगा, इसका मतलब है डिफ्यूजन बढ़ेगा, यानी डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा और इंक फिर जल्दी फैलेगी पानी के अंदर। So this is all about lecture number 10 in which we discussed constructed response questions. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेक्चर वाइज सेकेंड ईयर की सारी फिजिक्स इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलेगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।